गुड इवनिंग बच्चों, विनर्स एकेडमी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको संधि पढ़ा चुकी हूँ, आज का मेरा नया टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ समास। समास किसे कहते हैं? समास और संधि दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। समास में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि समास और संधि दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। लगभग दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि संधि में क्या होती है? संधि में वर्णों का यानी अक्षरों का मेल होता है, जबकि समास में क्या होता है? समास में शब्दों का मेल होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण करना या शब्दों को कम करना। वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यह समास का शाब्दिक अर्थ है। तो समास किसे कहते हैं? दो शब्दों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद का समान अर्थ धारण करे, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास कहते हैं जब दो शब्दों का ऐसा संक्षिप्त रूप, यानी जब दो शब्द हैं उनको ऐसा संक्षिप्त कर दिया जाए, लेकिन क्या हो? उनका अर्थ एक समान हो, उनके अर्थ में परिवर्तन ना हो, वह क्या कहलाता है? उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी उस शब्दों को कम कर देना, और कम करने के बाद क्या होना? शब्दों का अर्थ हो, समान अर्थ हो, वह कहलाता है, वह प्रक्रिया कहलाती है समास। अब आते हैं समासिक पद किसे कहते हैं? समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद, सामासिक पद किसे कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं जब शब्दों का संक्षिप्त रूप जो है, शब्दों का जो रूप होता है, उस पद को कम कर देना ही हमारा क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या होता है? जब इसी सामासिक पद को, इसी समस्त पद को तोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। संधि और समास, संधि में क्या होता है? संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में क्या होता है? समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में संधि विच्छेद होता है और समास में क्या होता है? समासिक विग्रह होता है, समास विग्रह होता है। दोनों विच्छेद क्या है? विच्छेद मतलब तोड़ना, और विग्रह करना भी तोड़ना होता है, लेकिन क्या है? उसमें वर्णों को तोड़ा जाता है और इसमें शब्दों को तोड़ा जाता है। तो समास जो कि अभी हम पढ़े, समास पढ़े हमने, समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, और समास विग्रह किसे कहते हैं। समास कहते हैं दो शब्दों का संक्षिप्तीकरण, दो शब्दों के समूह को जब हम संक्षिप्त कर देते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसकी प्रक्रिया समास कहलाती है। समस्त पद क्या होता है? यही जो शब्द होते हैं, जब हम इन्हें संक्षिप्त करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? जब इसी समस्त पद को हम विग्रह कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा समास। जैसे हमारे पास उदाहरण है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, तो ये एक शब्द क्या है? ये एक शब्द हमारे बड़े हैं, जब इनको हमने संक्षिप्त किया, संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वो समास है। और ये जो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया पर जो हमें एक शब्द पद मिलता है, वो क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो पहले मैं आपको ऐसे ही समझाना चाहूंगी कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन प्राचीन समय में 4 भेद ही माने जाते थे। प्राचीन विद्वानों ने समास के 4 भेद बताए हैं: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। ठीक है, सॉरी, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास किसमें माने गए थे? ये प्राचीन में माने गए थे। और वर्तमान में क्या माने गए हैं? वर्तमान में तत्पुरुष समास माने गए हैं, कर्मधारय समास माने गए हैं, द्विगु समास माने गए हैं, बहुव्रीहि समास माने गए हैं, और बहुव्रीहि के बाद द्वंद्व समास और अव्ययी भाव। तो प्राचीन विद्वानों ने क्यों 4 बताए? प्राचीन विद्वानों ने 4 इसलिए बताए कि तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय और कर्मधारय समास से द्विगु समास जो है उत्पन्न हुआ है। यह कौन मानता है? ये प्राचीन विद्वान मानते हैं, लेकिन आज वर्तमान में हम समास के 6 भेद मानते हैं।
छह भेद हैं हमारे। तत्पुरुष समास होते हैं, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास। ये जो समास है इनको चाहे आप आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी बोल सकते हैं, ये सीरियल वाइज बोलना इन्हें जरूरी नहीं है। तो समास में बच्चों सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो पदों का होना बहुत जरूरी है। दो पद यानी कि एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद यानी प्राथमिक पद, और उत्तर पद यानी बाद का पद, यानी पीछे का पद। तो पूर्व मतलब होता है पहले और उत्तर मतलब होता है बाद का। तो समास में ये दो पदों का होना बहुत ज़रूरी है। समास में दो पद का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा कि समास में, समास और संधि में क्या अंतर है कि समास में मेल तो होता है लेकिन किसका होता है? शब्दों का होता है। समास में भी विग्रह विच्छेद होता है लेकिन किसका होता है? शब्दों का विग्रह होता है। और समास में दो पदों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा समास से परिचय। अब हम बच्चों पढ़ेंगे समास के भेद। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, ब्लैक बोर्ड पे समझा के बताऊंगी कि समास के भेद कौन कौन से हैं। ओके बच्चों, तो ये है समास के भेद। समास के 6 भेद माने गए हैं। समास के 6 भेद माने गए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास क्या? तत्पुरुष समास से प्राचीन लोग, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन विद्वान ने तत्पुरुष समास से कर्मधारय को माना है कि कर्मधारय उत्पन्न हुआ है, और कर्मधारय से द्विगु समास उत्पन्न हुआ है। तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, ये क्या है? ये समास के हमारे 6 भेद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सरल है बच्चों, इसलिए मैं सबसे पहले उसे पढ़ाना चाहूंगी कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं। ये देखिए, जैसे आप एक ट्रिक ले लीजिए, द और द, दो है तो द और द यानी कि दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास को योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है। योजक चिन्ह क्या होते हैं? योजक चिन्ह होते हैं जब एक शब्द और दूसरे शब्द को जब किसी चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है। योजक चिन्ह को और, अथवा, या, एवं, एवं जो है हमारे योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह क्या होते हैं? योजक चिन्ह होते हैं और, अथवा, या, एवं, ये हमारे क्या है? ये हमारे योजक चिन्ह है, जिन्हें समुच्चय बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। तो जैसे द्वंद्व समास का हमारे पास उदाहरण है रात दिन। द्वंद्व समास का हमारे पास उदाहरण क्या है बच्चों? रात दिन। रात दिन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रात और दिन। क्या हो जाएगा? रात और दिन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे कि माता पिता, माता और पिता, रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन, भाई और बहन। तो इसमें क्या है? इसमें बच्चों दोनों पद क्या है? दोनों पद ही प्रधान है, अर्थात कोई पद किसी से कम नहीं है। और इन पदों को समुच्चय बोधक शब्द यानी योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा गया है, जो क्या कहलाता है? और। तो इस कारण ये क्या कहलाए हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यही कहता है, ये सबसे सरल समास है बेटा, ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला समास है कि द्वंद्व समास जिसमें द्वंद्व, दोनों पद समान है, दोनों पद प्रधान है, वो कहलाता है द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। तो अब हमारा है दूसरा द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची यानी नंबर्स में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जिसका पहला पद क्या हो? नंबर में हो, और नंबर पद मतलब संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या कह रहा है? द्विगु समास कह रहा है कि जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो यानी संख्या की विशेषता बता रहा हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे हमारे पास उदाहरण है पंचवटी।
पंचवटी, पंच, पंच मतलब क्या आ रहा है, पंच का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 नंबर आ रहे हैं, पंचवटी। त्रिराहा, त्रिराहा, त्रि मतलब 3, चौराहा 4, दशानन 10, तो ये क्या आ रहा है, जिसका पहला पद संख्यावाची आ रहा हो, संख्या में आ रहा हो, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहता है। जैसे पंचवटी का विग्रह करेंगे तो 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार या 5 वटों का समूह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंचवटी। उसी प्रकार तिराहा का है 3 राहों का समूह, 3 राहों का समूह क्या हो जाएगा, 3 राहों का समूह हो जाएगा ये हमारा द्विगु समास। उसी प्रकार चौराहा है, उसी प्रकार हमारे दशानन है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, दशानन 10 है, आनन मतलब मुख, 10 मुख हैं, जिसके अगर आपके ऑप्शन में ये आ गया कि दशानन में कौन सा समास है, तो अगर बच्चों उसमें बहुब्रीहि समास होगा तो आप आंख बंद करके बहुब्रीहि समास पर टिक मारना, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, इसमें 10 तो आ रहे हैं, 10 आनंद, 10 मुखों का समूह, लेकिन क्या है इसमें 10 मुखों का समूह यानी किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास सबसे बड़ा समास होता है, ये हर जगह पहुंचा होता है बच्चों, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। कुछ समास ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बच्चों जिसका सही अर्थ निकल रहा हो, अगर वो है बहुब्रीहि है, तो आप आंख बंद करके बहुब्रीहि पे ही टिक मारिएगा, द्विगु समास पर टिक मत मारिएगा, ठीक है। भले उसमें 10 आ रहे हों, लेकिन अगर उसमें बहुब्रीहि समास का ऑप्शन दिया है तो आप आंख बंद करके बहुब्रीहि समास पर ही टिक मारोगे। ओके बच्चों, तो द्विगु समास ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। तो अब हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहता है, अव्ययी, अव्यय, अव्यय मतलब उपसर्ग। अव्ययी भाव समास कह रहा है जिसका पहला पद, जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय यानी उपसर्ग हो, जिसका पहला पद उपसर्ग हो, वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो अव्ययी भाव समास हमारा क्या कह रहा है, जिसका पहला पद अव्यय हो वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति, तो इसका विग्रह क्या होगा यथाशक्ति का बच्चों, यथाशक्ति का विग्रह होगा यथाशीघ्र, यथा प्लस शक्ति या शक्ति अनित क्रम में। तो यथा से क्या कर सकते हैं, यथा से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे यथाशीघ्र हो गया, यथा धर्म हो गया। तो हम क्या किए, हमने इससे बहुत सारे वो बनाए। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास प्रतिदिन, प्रतिदिन से क्या हुआ, प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति प्लस दिन, तो प्रतिदिन हो गया। प्रत्येक रात हो गई, प्रत्येक रात हो गई, प्रतिमाह हो गया, प्रतिवर्ष हो गया। इससे हमने क्या किया, इससे हमने बहुत सारे शब्द बनाए। तो जिसका पहला पद अव्यय यानी उपसर्ग हो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो अब आते हैं हम कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं बच्चों, कर्मधारय समास कहते हैं जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। यानी विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कहते हैं बच्चों विशेषण जिसकी विशेषता, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण। और विशेष्य कैसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेष। यानी कर्मधारय समास में संज्ञा भी आ गई, सर्वनाम भी आ गया, विशेषण भी आ गया, लेकिन क्या एक एक करके आया, या तो संज्ञा होगी या तो सर्वनाम होगा। तो कर्मधारय समास क्या कह रहा है, जिसका पहला पद विशेषण, विशेषण मतलब जो पद की विशेषता बता रहा हो, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो, वो है विशेषण, विशेषण। और दूसरा पद हमारा विशेष्य होगा, वो कहलाएगा कर्मधारय समास। बच्चों समास बहुत आसान है, सिर्फ इसे एक बार समझना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे हमारे पास है नीलकंठ, नील क्या है, नीला, नीला शब्द क्या है, नीला जो है विशेषण है और कंठ क्या है, विशेष्य है। तो यानी कंठ कैसा है, नीला है। नीला क्या कर रहा है, नीला रंग की विशेषता बता रहा है कि ये नीले रंग का है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। उसी प्रकार नील कमल है,
नील कमल क्या कर रहा है, कमल कैसा है, नीला है, नीला क्या कर रहा है, रंग रूप बता रहा है, तो वो क्या कहलाता है, जो विशेषण कितने हैं, आकार बताता है, रूप बताता है, रंग बताता है, ये चौड़ाई और अच्छाई बताता है, वो सब क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो कमल क्या है, कमल नीला है, तो यहाँ पे नीला शब्द है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। अब हम पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या कह रहा है बच्चों, बहुब्रीहि समास कह रहा है कि जिसमें समास में दो पद होते हैं, जैसा कि मैंने बताया पूर्व पद और उत्तर पद, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरे पद की प्रधानता को स्वीकार किया जा रहा है, तीसरे पद की विशेषता बताई जा रही हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कह रहा है, बहुब्रीहि समास कह रहा है कि जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता को बता रहे हो, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का जैसे उदाहरण है पीतांबर। पीतांबर बच्चों उदाहरण है, पीतांबर जैसे आप समझ रहे हो, पीला है वस्त्र जिसका, किसका है पीला, पीला है वस्त्र है जिसका, तो कौन हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए। जैसे मैंने बताया कि दशानन, 10 मुख है जिसके, कौन, रावण, दशानन, 10 मुख हैं जिसके, वो क्या हो गए, वो हो गए रावण। तो बहुब्रीहि समास क्या कर रहा है, बहुब्रीहि समास कर रहा है कि इसमें दूसरे की विशेषता बता रहा है, किसी तीसरे की, जैसे नीलकंठ। जैसे अभी आप बच्चों ने, मैंने अभी आपको बताया नीलकंठ कर्मधारय समास, लेकिन बच्चों अगर ऑप्शन में आपके कर्मधारय भी हो और बहुब्रीहि हो, तो आप सबसे पहले बहुब्रीहि पर ही टिक मारना, क्योंकि बहुब्रीहि समास कहता है कि जहां पर दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता को स्वीकार की जा रही हो, तो वहां पे बहुब्रीहि समास है। इसलिए बच्चों बहुब्रीहि समास सबसे बड़ा समास है। अगर ये जिस जिस जगह पे आया है और आपको लग रहा है कि ये समास बहुब्रीहि है, तो वहां पर आप अपने आप ही टिक मारना कि ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तो अब हम आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय और कर्मधारय से द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है। समास में दो पदों का होना आवश्यक है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब होता है सहायक पद और उत्तर पद होता है यानी प्रधान पद। जो पहले पद, जो प्रधान पद में सहायक हो वो क्या है, वो उसमें तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वो कहलाता है तत्पुरुष समास। जैसा कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय निकला है, तो कर्मधारय में भी क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष यानी प्रधान होता है। द्वंद्व समास में भी क्या था, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो कहलाता था तो तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या कह रहा है बच्चों, तत्पुरुष समास कह रहा है कि जिसका पहला पद पूर्व पद सहायक हो और उत्तर पद प्रधान हो, वो कहलाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। तत्पुरुष समास एक 7 परिवारों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो ये सारे क्या है, ये हमारे कारक हैं। कारक की संख्या 8 होती है, लेकिन इसमें 7 का माना गया है और इसमें विभक्तियों का भी लोप होता है। जैसे होता है राजपुत्र, राजा का पुत्र, जैसे होता है राजपुत्र, जैसे ये लिखा है मैंने आपका शब्द राजपुत्र, तो ये क्या हो गया, राजा का पुत्र। तो का क्या है, का हमारा कारक है, का क्या है हमारा का जो है हमारा कारक है। जैसे है रोगग्रस्त, रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। उसी प्रकार हमारा क्या है, रोग
रोगग्रस्त हो गया, इसमें मतलब सा क्या है, सा हमारा कारक चिन्ह है, का क्या है, का हमारा कारक चिन्ह है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए क्या है, के लिए हमारा कारक चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वो कहलाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक नई तत्पुरुष समास होता है, एक प्रादि तत्पुरुष समास होता है और एक अलुक तत्पुरुष समास होता है। नई तत्पुरुष समास यानी जो नकारात्मक हमें बोध कराए। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं ना कि अनदेखा, नहीं देखा। अनदेखा मतलब नहीं देखा, जो चीज में न शब्द हो, जिस चीज में अन शब्द हो, वो क्या कहलाता है? नई तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं, नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। तो नई तत्पुरुष समास मतलब जिसमें नकारात्मक शब्दों का बोध हो। अनदेखा, अनसुना, तो ये क्या है? मतलब नहीं देखा, नहीं सुना, तो ये क्या है? ये नई तत्पुरुष समास है। प्रादि तत्पुरुष समास जिसमें प्र शब्द बार बार आ रहे हो, प्र शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, वो क्या कहलाता है? प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे प्रमाण, प्रचलित, ये क्या है? जहाँ पे ये शब्द आ जाए तो आप तुरंत इस पे टिक मार दीजिए कि तत्पुरुष समास का प्रादि तत्पुरुष समास के भेद है। अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास जैसे युधिष्ठिर, यानी जो चीज स्थिर हो, जिस चीज में स्थिरता हो, वो क्या कहलाता है? अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। तो समास बच्चों ये हमारा 6 भेद थे, 6 भेद मैंने कंप्लीट किए हैं। 6 भेदों में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप पुनः मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समाज से संबंधित कोई PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो वो विनर्स एकेडमी पर आप जाकर मुझसे संपर्क करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको उसका PDF और नोट्स भी देने की कोशिश करूँगी, सरल शब्दों में दूंगी ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो ये जो समास था, ये समास मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़ना। संधि और समास दोनों लगभग एक जैसे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग हो जाती हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है कि संधि में मेल हो रहा है, लेकिन किसका? वर्णों का। और समास में मेल हो रहा है किसका? शब्दों का। तो समास में, संधि में भी विग्रह हो रहा है किसका? वर्णों का। और समास में विग्रह हो रहा है शब्दों का। समास में 2 पदों का होना जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान में रखकर समास और संधि में अंतर स्थापित कर सकते हैं। तो बच्चों मैं अपना यहीं पर अपने पाठ को विराम देना चाहूँगी। अगर आपको इससे कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे संपर्क करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको और भी अच्छे शब्दों में उसे बताऊँगी। ओके बच्चों, बाय।